हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज की इस क्लास में हम यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाने वाले हैं। यार ये चैप्टर लंबा है, इसमें ज़्यादा लेक्चर्स हैं। आगे की चैप्टर की टेंशन मत करो, वो थोड़ा थोड़ा इससे बहुत ही छोटा है। दिस चैप्टर इज़ द बिगेस्ट चैप्टर इन क्लास 11th ना। और क्योंकि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो बच्चे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था मोनेरा किंगडम, उसको हमने फिनिश किया था ऑलमोस्ट। हमने साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा किया था ना। किंगडम मोनेरा के अंदर एक और चीज़ जो हमको डिस्कस करनी थी, दैट वाज आर्कीबैक्टीरिया। क्या करना था हमको? आर्कीबैक्टीरिया लास्ट क्लास में करना था, बट क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई थी और इतना सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में समझने में मुश्किल हो जाती है, तो आज की क्लास में हम आर्कीबैक्टीरिया करेंगे और बेटा प्रोटिस्टा किंगडम को भी पूरा फिनिश करेंगे। सो वी विल डू कंप्लीट प्रोटिस्टा किंगडम एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइंस दिखाना चाहती हूँ। आर्कीबैक्टीरिया में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, बट बेटा क्वेश्चन यहाँ से अगर आपके नीट में और बोर्ड में आते हैं तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो देखिए, हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी कि आर्कीबैक्टीरिया पिछड़े हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पिछड़े हुए बोले, ये बहुत ही पुरानी ऑर्गेनिजम्स हैं। ये तब से रहना शुरू हुए जब अर्थ की कंडीशंस काफ़ी हार्श थी, तो इसीलिए बेटा ये हार्श से हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है एज यूबैक्टीरियाज एंड ऑल्सो फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो इनकी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें तो यूबैक्टीरिया जैसी होती है, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें यूकैरियोट्स जैसी भी होती है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आर्कीबैक्टीरिया आपको तीन तरीके की बात के रखे हैं, तीन एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक आपके हैलोफाइल जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, बहुत ही सॉल्ट जहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक होता है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो बोले तो हाई टेम्परेचर, एसिडो बोले तो बहुत हाई एसिडिक कंडीशन में, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स में ये रहते हैं ना। अगर मैं मीथेनोजेंस की बात करूं तो ये वो है जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होती है। सो ये खुद भी रिलीज करवाते हैं और जहाँ पे बहुत सारे, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 11th एंड 12th। इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आप आगे जा कर के भी पढ़ेंगे कि इनमें जो बैक्टीरिया आते हैं ये बायोगैस बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि जो भी इनका मेटाबॉलिज्म है, यानी जो भी इनकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस में ये मीथेन गैस को रिलीज करती हैं। और ये मीथेन गैस बायोगैस का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। बायोगैस इज द गोबर गैस, गोबर, काऊ डंग, इन सब से बनाई जाती है और ये एक फ्यूल की तरह यूज होती है ना। ये सारे बैक्टीरियाज थोड़े से बैक्टीरिया नॉर्मल यूबैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि बेटा इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना होता है। सो दे हैव अ लिटिल डिफरेंस इन द सेल वॉल। जैसे मैंने कहा मीथेनोजेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उसी को और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि जो मीथेनोजेंस होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नीट में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और ये बेटा पाए जाते हैं गट में ऑफ कैटल। तो मैंने क्या बोला, काऊ डंग से बायोगैस बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि काऊ डंग में नेचुरली मीथेन नोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स, जैसे काउज और बफेलोज, और ये बच्चे मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। चलिए अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी हम डिटेल्स पढ़ते हैं जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एकदम बेहतर हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट। आर्कीबैक्टीरिया का अगर मैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर कहूँ, सो डेफिनेटली ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेटा यूबैक्टीरिया की सेल वॉल से काफ़ी अलग होते हैं। अब इनकी सेल वॉल में ऐसा क्या है जो ये अलग होते हैं? तो जैसे बेटा आपके यूबैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल है, उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स, पेप्टिडो और ग्लाइकन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों होते हैं और इनको जोड़ते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं आपके अमीनो एसिड्स।
बट यहाँ पे ये उस तरीके का नहीं होता, थोड़ा सा सेल्यूलोजिक स्ट्रक्चर इसका होता है। और यहाँ पे बेटा इसको हम स्यूडोम्यूरिन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम म्यूरिन कहते थे उनकी सेल वॉल को, तो ये एक तरीके से फॉल्स म्यूरिन के लिए है, तो इसको हम स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, स्यूडोम्यूरिन या फिर स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन की। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करूँ, ये बहुत ही अलग किस्म का सेल मेम्ब्रेन होता है। एक चीज़ मैंने आपसे कही थी, आप प्लांट्स को देख लीजिए, आप एनिमल्स को देख लीजिए, आप बेटा किसी बैक्टीरिया को, किसी फंजाई को देख लीजिए, एक सेल मेम्ब्रेन ऐसी चीज़ होती है जो सभी में कॉमन होती है। इनफैक्ट जो आपके कैरियोट्स के जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसका मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन जैसा होता है, दैट इज अ बाइलिपिड लेयर, और जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। बट यहाँ पे ये बाइलिपिड लेयर तो है, लेकिन इसके बीच में ना कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, अटैचमेंट्स हो जाती है, लिंकिंग हो जाती है, तो ये ऐसी लगती है जैसे कि कोई सिंगल लेयर हो। सो नॉर्मली इस तरीके की हम बनाते हैं बाइलिपिड, बीच में कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये मेरा नॉर्मल वाला है बाइलिपिड। बट इनके केस में क्या होती है, यहाँ पे बेटा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। कैन यू सी दिस थिंग? ये देखिए बेटा, एग्जैक्ट अगर बोला जाए कि क्या कहेंगे, तो इसके अंदर बेटा फर्दर ब्रांचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये ब्रांचिंग की वजह से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसा लगता है एज इफ इट इज अ वन लेयर। सो ये अपीयर होती है एज वन लेयर। ना बच्चे, इसी की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का ये जो ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इफ वी टॉक अबाउट इज इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आज मैं इसको आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो अक्सर हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेल चैप्टर से आप रिलेट करेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा डीप में मत घुसना अभी, ठीक है? थोड़ा नॉर्मल रह करके समझना है। मैंने आपसे कहा, हमेशा कहा, आपने भी खुद से कहा कि हमारा कलर ऐसा है, स्किन का कम्प्लेक्शन, हमारे बालों का कलर ऐसा है, या ह्यूमंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बाकी एनिमल्स में नहीं बनती। सो देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन बनाने की कहाँ पे है? डीएनए के पास है। अपने डीएनए में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे मैं अपनी कलर की, कम्प्लेक्शन की, पिगमेंट की बात करूं, हेयर के प्रोटीन की बात करूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कोई हार्मोन, कोई एंजाइम्स, ऑल इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दी डीएनए। डीएनए के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब ये डीएनए से ये सारी चीजें बनती कैसे हैं? सो इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को एक सिंगल स्ट्रैंड में उतारा जाता है, जिसको हम आरएनए बोलते हैं। अलग अलग तरीके के आरएनए होते हैं। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर या पिक्यूलियर, पर्टिकुलर बोलेंगे तो जो आरएनए होता है उसको हम mRNA कहते हैं, ठीक है? अब इस mRNA से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। घूम गए ना? नहीं घूमना है। डीएनए अपना डबल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, ठीक है? अब ये डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल स्ट्रैंड में कॉपी होती है। इसको हम बोलते हैं mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए। देखिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, चलिए तो ये सिंगल स्ट्रैंड में हो गया। अब इसमें से मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये मैसेज पहुंचा रहा है ना डीएनए का आगे ना, क्यों ये सिंगल स्ट्रैंड में कॉपी होती है? भाई एक ही तो इन्फॉर्मेशन बनाएगा अपनी बॉडी में। अगर अपनी बॉडी में इंसुलिन बनता है, ग्लूकागॉन बनता है, थायरॉक्सिन बनता है, तो भाई एक ही इन्फॉर्मेशन का तो बनेगा, कोई और उसके बदले कोई दूसरा थोड़ी बनेगा। सो देयर हैज टू बी वन इन्फॉर्मेशन फॉर वन थिंग। इसीलिए ये डबल स्ट्रैंड की दो इन्फॉर्मेशन एक सिंगल स्ट्रैंड में कॉपी हो जाती है। चलिए बेटा बहुत बढ़िया। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड से अब आपके बनते हैं प्रोटीन्स। तो जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम हैं, जो पिगमेंट्स हैं, ये सारे प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ये सभी बेटा आपके इन ही mRNA की इंफॉर्मेशन से बनते हैं। कौन बनाने में मदद करता है? राइबोसोम्स बनाने में मदद करते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे राइबोसोम के यूनिट्स। याद है मैंने इसको पॉली राइबोसोम बोला था। इस तरीके से ये बनता है। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे राइबोसोम लगे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रोकैरियोट में तो एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में बेटा केवल एक ही राइबोसोम एक ही एमआरएनए को रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के फॉर्म में बनाता है। तो जो आप बचपन में पढ़ते थे कि प्रोटीन्स हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होता है के ऊपर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता कैसे है? इसी एमआरएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन को बनाता है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। अब मेरे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एमआरएनए बनता है दैट इज लाइक दिस सिंपल एमआरएनए। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब अब ऑब्वियसली अलग अलग चीजों के बनाने की इंफॉर्मेशन अलग अलग है, मतलब कुल मिलाकर के एक एमआरएनए पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की एमआरएनए की बात करूं तो इसमें बेटा कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, ये इन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं और कुछ ये इन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर जब एमआरएनए बनता है तो उसके अंदर बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग पार्ट है और एक्सॉन एक्चुअली कोडिंग है। सो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, जो भी यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए के अंदर ऑब्वियसली कोड तो करता है, इंफॉर्मेशन तो रखेगा प्रोटीन का, बट बीच बीच में कुछ ऐसी जगह होती है जो किसी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करता, फालतू का जंक पड़ा है बीच में, इसको रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उन जगह को इंट्रॉन्स कहते हैं। सो ये इंट्रॉन्स बेटा यूकैरियोट्स में भी होता है और आर्कीबैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में यानी यूबैक्टीरिया के अंदर ये नहीं होता। सो इट इज प्रेजेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, it is present in eukaryotes but it is not present in the eubacteria। चलिए ना, अब यहाँ पे हमने कहा था टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। सो मिथेनोजेंस, तो बेटा ये स्वैम्पी मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे मार्शी एरियाज में देखिए बहुत कीचड़ वाला एरिया स्वैम्पी एरिया, और यहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। रूमिनेंट ऑफ कैटल में पाया जाता है। बेटा ये ऑब्लिगेटरी एनारोब होते हैं। अब हम इसको पढ़ चुके हैं, ऑब्लिगेटरी एनारोब यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो बेटा ये मर जाएंगे, ये बिल्कुल एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उसकी एनर्जी से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा हैलोफाइल्स। हैलोफाइल जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं, ब्राइन एरियाज में भी रहते हैं। ब्राइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं, बीच का। अब यहाँ पे ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था फैकल्टेटिव एनारोब्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वैसे तो एरोबिक है, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन बेटा अगर प्रेजेंट नहीं होती तो ये एनारोबिक बन जाते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब मतलब अपनी मर्जी से एनारोबिक बन जाते हैं ना। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये, यानी कि ये दूसरों से एनर्जी पाते हैं। इनके पास पिगमेंट भी हो सकता है बेटा, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। अच्छा, एग्जाम्पल हैलोकोकस और हैलोबैक्टीरियम। चलिए ये मेरा यहाँ पे अब आर्कीबैक्टीरिया का ये पार्ट खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे एक आता है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक कंडीशन में ये भी फैकल्टेटिव एनारोब, ये भी कीमो ऑटोट्रॉफ, और एग्जाम्पल थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। क्लियर? चलिए, सो विद दिस थिंग मेरा आर्कीबैक्टीरिया का बेसिक खत्म हुआ। अब यहाँ मैं आपके लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। बोनस इन्फॉर्मेशन का कहने का मतलब है कुछ नया नहीं है, बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यार आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स को आप कंपेयर करना है, तो नाउ यू कैन इजीली कंपेयर। सो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो यूबैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन अगर मैं आर्कीबैक्टीरिया की बात करूँ तो ये पेप्टिडोग्लाइकन
उस तरीके से एब्सेंट है, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, थोड़ा सा सेल्यूलोजिक होता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फंजाई की बात करूं तो उसके अंदर बेटा काइटिन होता है। चलिए, अगर मैं यूबैक्टीरिया की बात करूं तो इनकी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं, वहां पे भी बेटा प्रोकैरियोट जैसा बाइलिपिड लेयर, तो दोनों में ही यहाँ पे बाइलिपिड होती है। लेकिन आर्के बैक्टीरिया के अंदर ये ब्रांचिंग की वजह से एक सिंगल लेयर अपीयर होती है। यूबैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, बाकी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। चलिए बेटा, यूबैक्टीरिया की अगर बात करूं तो राइबोसोमल प्रोटीन या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये अलग अलग होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, राइबोसोमल प्रोटीन यानी कि राइबोसोम के प्रोटीन्स, उसके जो एंजाइम्स होते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो होते हैं विच मेक आरएनए, जो आरएनए बनाते हैं, ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स, ये अलग होते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों के ये सेम होते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट जो कि आज का मेन टॉपिक है दैट इज प्रोटिस्टा। सो अब यहाँ पे हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। सो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा आया कब था, कहाँ से आया था। तो शुरुआत में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रही थी, लेकिन बहुत ही बसड़ मची हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़रूरत थी एक ऐसा किंगडम लाने की जो उन सारी यूनिसेलुलर इन चीज़ों को अलग कर सके। फिर यूकैरियोट प्रोकैरियोट को दोनों एक जगह डाल दिया था, फिर जाकर के आपका मोनेरा किंगडम आया था। बट अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पे डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और ये यहाँ पे आपके पास बाद में सारे के सारे क्या हो गए थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो पहले तो यहाँ पे मिक्सिंग थी, फिर कोपलैंड आए तो उन्होंने मोनेरा को अलग किया था। अच्छा, फिर फंजाई भी कुछ कुछ इसमें मिक्स हो रहे थे। फाइनली जब आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी तो देखिए अपने पास प्लांट का था, एनिमल का था, अपने पास क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा बैक्टीरिया भी अलग हो गया, प्रोकैरियोट अलग हो गया, अपने पास फंजाई भी अलग हो गया। बट इसी प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे के सारे यूकैरियोट्स थे जो कि यूनिसेलुलर थे। वो यूकैरियोट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, अब इसमें सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया। तो कुछ ऐसे थे जो प्लांट्स जैसे थे, कुछ ऐसे थे जो कि एनिमल्स जैसे थे, अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बेटा बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इसको देखेंगे तो प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू फर्दर, सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, इसको हम पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स में आपके 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका डाया एटम्स और एक बचे डेस्मिड्स। अब देखिए, ये होती है फोटोट्रॉफ्स, फोटोऑटोट्रॉफ्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, हर तरीके का न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा। सो ये जो डेस्मिड्स और डायटम्स ये क्राइसोफाइट्स के अंदर आएंगे बच्चे, और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद आपके डाइनोफ्लैजलेट्स आएंगे। अब नाम से ही पता लग रहा है ये काफ़ी अलग है, डाई टू फ्लैजलेट्स, फ्लैजला, यहाँ पे इनके पास 2 फ्लैजला होंगे, बहुत ही अलग तरीके के फ्लैजला होंगे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर एक बेटा यूग्लेनॉइड्स आते हैं। अच्छा, ये बड़े ही अजीब है, ये एनिमल जैसे भी हैं और प्लांट जैसे भी हैं। ऐसा क्यों? ये क्या करते हैं, यूग्लेनॉइड्स, ये बेटा ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और ये बच्चे एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉफ भी हो जाते हैं, ये खा भी लेते हैं किसी को। तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं। सो इसीलिए बेटा ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फिर आते हैं स्लाइम मोल्स। अच्छा, ये फंजाई जैसे हैं, तो यहाँ पे हर तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फंजाई जैसे बोले तो फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड और डीकेइंग में खाते हैं। तो ये जो स्लाइम मोल्स होंगे ये फंजाई की तरह स्पोर्स बनाएंगे, और बेटा ये डेड एंड डीके पे फीड करते हैं, तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं।
और फिर इसके पास आता है एक प्रोटोजोन, और ये एनिमल जैसे होते हैं, ये बेटा इनको यूनिसेलुलर एनिमल भी कह सकते हो, ठीक है, इन्हें आप यूनिसेलुलर एनिमल भी कह सकते हो। ये एनिमल की तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी दिखाते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। अब हम देखेंगे, इन सारों को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेकर के आई हूँ ताकि आपको इजी हो उसे समझना, और जो पढ़ा रही हूँ केवल उतना ही काफ़ी है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना, वेदर इट इज़ योर बोर्ड एग्जाम, वेदर इट इज़ योर नीट एग्जाम ना। सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक सारे प्रोटिस्टा के मिला करके, तो ये बेटा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं, ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगा, और राइबोसोम बेटा 80S होगा, यानी 60S और 40S को मिला करके। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है, ऑर्गेनली होता है, एक तरीके का वैक्यूल, जैसे एनिमल के अंदर फूड वैक्यूल है, मान लो स्टोर वोर कर रहा है, प्लांट्स के अंदर सैप वैक्यूल होता है। आपने ये तुमने पढ़ा ना क्लास 10th में कि ये जो वैक्यूल होता है बेटा, ये बहुत सारी चीज़ों को आपका स्टोर करता है, प्लांट के अंदर जो भी उसका फ्लूइड है वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर करेगा। अब यहाँ पे ये अलग किस्म का वैक्यूल होता है जो इन्हीं के अंदर पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो तुमने एक पानी की बॉल ली, एक स्पंज लिया, उसको पानी में डाल दिया, ठीक है, उसको तुम निकालोगे तो उसमें क्या हो चुका होगा, पानी सोख गया होगा, पानी उसमें सोख गया होगा। अब आप उसको पिचका दोगे तो पानी उसका निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पानी निकल जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने पानी एब्जॉर्ब किया, पानी को थ्रो किया। यहाँ पे पानी के साथ साथ और चीज़ें भी हो सकती है, पानी के साथ साथ कुछ भी सॉल्ट्स भी आए होंगे, कुछ मिनरल्स भी आए होंगे, है ना, पानी में प्रेजेंट होते हैं ना कुछ ना कुछ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट हो, या उसमें पोटेशियम प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, वो भी आया होगा, वो भी निकला होगा। तो ये इसी तरीके का काम करते हैं बेटा, ये आपके इनके अंदर एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट को निकालेंगे, और एक्सक्रीट कब कर रहे हैं, क्योंकि इनको बॉडी में एक सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करना होता है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, इसको ऑस्मोसिस से याद रखिए। तो ऑस्मोसिस अपने पास क्या होता है कि आपकी वाटर की मूवमेंट होती है, तो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करते हैं ये। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बेटा जो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ सॉल्ट वाटर बैलेंस करेंगे। सेल नेकेड भी हो सकता है, नेकेड यानी कि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल, जैसे यूग्लिना अमीबा पैरामीशियम में देखेंगे, या इनके पास सेल वॉल भी हो सकती है, उसको पेलिकल बोल देंगे, क्यूटिकल बोल देंगे, शेल बोल देंगे, जैसे डायटम्स वगैरह में हम देखेंगे। बेटा ये एक्वेटिक होते हैं मोस्टली। अब अगर ये एक्वेटिक में है तो पानी में है तो छोटे छोटे हैं, और दो तरीके के हो सकते हैं कि एक जो खाना बना रहे हैं और एक जो किसी को खा रहे हैं। सो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेटा वो होते हैं which are microscopic plants। फाइटो मतलब प्लांट्स, एक्वेटिक है ये, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जू प्लैंक्टॉन, जू बोले तो एनिमल्स, दीज आर एक्वेटिक, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ठीक है। चलिए ये हमारा यहाँ पे बात हुआ। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे मैंने कहा ये अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाते हैं बेटा, मूवमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तभी तो मैंने क्या, ये एनिमल जैसे भी है, प्लांट जैसे भी है। तो कुछ कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकती है। आज बाल खराब हो रहे हैं ना बोल रहे होगे कि मैम पढ़ा रही है, बीच में मैम बोल रही है आज बाल खराब हो रहे हैं ना बच्चों, आज बारिश हो रही है मस्त, और बारिश में एक अलग ही मज़े हैं पढ़ने के, हर चीज़ करने के। बेटा बारिश जो होती है ना, उसमें मैगी खा लो देखते देखते, है ना, या बारिश में जब किसी चीज़ को पढ़ भी रही होते हैं बैठे बैठे, तुम लोग अभी फ़ोन से मुझे पढ़ रहे होगे तो तुम्हें उसमें भी मज़ा आएगा, साथ साथ कॉफ़ी का सिप लेते हुए। तो बारिश हो रही है तो मैं बारिश के जोन में हुई हूँ, ठीक है। चलो ना, मूवमेंट ये अलग अलग तरीके की दिखा सकते हैं।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई मूव करते भी हैं, कोई नहीं भी करते। अब अगर ये करते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर से करते हैं। जैसे एक होता है सूडोपोडिया, हम आगे बढ़ेंगे, जो अमीबा के अंदर अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बना करके दिखाऊं, अमीबा इज लाइक दिस। तो ये क्या है? दीज आर फॉल्स फीट, जैसे इसने 2 पैर आगे बढ़ा दिए हों, फॉल्स झूठे फीट, इसी को हम सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट। ये जो सूडोपोडिया होते हैं बहुत स्लो मूवमेंट दिखाते हैं। ऐसी मूवमेंट, ये जो मूवमेंट दिखाते हैं इसको अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, एंड इट इज द स्लोएस्ट मूवमेंट। फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट, फ्लैजिला भी होते हैं, हम देखेंगे बहुतों में। किसी के पास सीलिया होगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। अब ये फ्लैजिला और सीलिया यहाँ पे ट्यूब्यूलिन से बने हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे मोनेरा की, वहाँ पे फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना था, यहाँ पे ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है। चलिए, न्यूट्रिशन जैसे मैंने कहा अंधी टाइप की न्यूट्रिशन दिखाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मिक्स, जहाँ पे ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना। फोटोसिंथेटिक, लाइट को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। होलोजोइक बेटा, होलोजोइक अगर आपको याद हो क्लास 10th में क्वेश्चन आता था बड़ा इंपॉर्टेंट, अमीबा का न्यूट्रिशन के एक डायग्राम बनाने को आता था। तो अमीबा क्या करता था? सबसे पहले अमीबा खाने का इंजेक्शन करता था, खाना इंजेस्ट किया, इनटेक किया, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेक डाउन करता था, जिसको डाइजेशन कह दिया। फिर ब्रेक डाउन करने के बाद जो यूजफुल चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता था, तो एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। फिर बच्चे जो भी एब्जॉर्ब किया है उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज करना है, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। एंड फाइनली जो वेस्ट है उसको रिमूव किया, इसको इजेशन कहते हैं। सो ये जो 5 स्टेप्स होते हैं दैट इज ऑफ अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स में तो यही मिलता है, यहाँ पे भी हमको ये दिखने को मिलेगा। पैरासिटिक बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, लिविंग होस्ट, अब ये बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। सैप्रोफिटिक जो डेड और डीके को खाता है। तो यहां पे हमको सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनना एक बात, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन तुमको किस में देखने को मिलता है? सो दैट इज प्रोटिस्टा। एक साल एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन तुमको किस में देखने को मिलता है? प्रोटिस्टा ऑप्शन में ही नहीं था, मोनेरा था ऑप्शन में, तो तब मोनेरा होगा क्योंकि इसके बाद वही है। और अगर दोनों ऑप्शन भी होंगे तो प्रोटिस्टा को मार्क करेंगे। चलिए नाउ रिप्रोडक्शन ये अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि सिंपल बाइनरी फिजन है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? आपका सिंपल एक सेल से 2 डॉटर सेल्स हो जाते हैं। मल्टीपल फिजन सिंपल बेटा एक सेल से आपको मेनी सेल्स मिल जाते हैं। प्लाज्मोटोमी ये आपका ओपालीना में होता है, प्लाज्मोटोमी सॉरी। ये बड़ी ही एक अजीब सी कंडीशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे क्या होता है इनके अंदर, ओपालीना एक स्लाइम मोल्ड है बेटा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये अमीबा जैसा दिख रहा है बट इट हैज मेनी न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, एक ऐसा पेरेंट जिसके पास बहुत सारी न्यूक्लियस हैं, वो ऐसे डॉटर सेल्स को जन्म देगा जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो ये जब फिजन करेगा तो ये ऐसे ही डॉटर सेल्स को जन्म देगा, ठीक है। चलिए ना, बडिंग सभी ने पढ़ा है। बडिंग ईस्ट में बडिंग होती थी बट ईस्ट इज नॉट इन प्रोटिस्टा। तो बड में क्या होता है, एक छोटा सा बड निकल जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, छोटी सी एक्सटेंशन आ गई, वो ग्रो कर रहा है, पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके बाद अलग हो गया। स्पोर फॉर्मेशन, अब ध्यान से सुनिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, इसको जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होना। स्पोर फॉर्मेशन कुछ नहीं है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन इज नथिंग हलवा।
स्पोर बोले तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थिक वॉल है या थिन वॉल भी हो सकता है, बट जब ये इसको कंडीशंस मिलती हैं इसके लायक कि पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इट ग्रोज, इट जर्मिनेट्स इनटू द इंटायर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल किसी फंजाई का स्पोर है तो वो स्पोर उस पूरे फंजाई में ग्रो कर जाएगा। जैसे हम ब्रेड रखते हैं, ब्रेड को खा के थोड़ा सा रख दिया, अगर वहाँ पड़ी रहेगी तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है। अगेन फंगस इज नॉट इन प्रोटिस्टा, बट एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज यू हैव सीन दैट। तो क्या होता है, ये क्यों आती है, क्योंकि ऐसे फंगस के स्पोर्स बहुत सारे आए, तो जब उसको खाना मिला, मॉइस्चर सब मिला, इट हैज ग्रोन। याद रखिए बेटा, गैमीट और स्पोर्स में डिफरेंस होता है। तो स्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल, या मैं कह सकती हूँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, इसको सारा खाना पीना, मॉइस्चर, टेम्परेचर सब इसके हिसाब से है, तब बेटा ये जर्मिनेट करते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम में अरेंजमेंट होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या होते हैं, डिप्लॉइड है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर स्पोर होता है तो उस पे पेयर्स नहीं होंगे, सिंगल होएगा। तो गैमीट्स भी ऐसे ही होते हैं, गैमीट्स के पास स्पर्म में हैप्लॉइड होता है, सिंगल होता है। तभी तो पापा का स्पर्म 23 क्रोमोसोम लेकर के आता है, मम्मी का एक 23 क्रोमोसोम लेकर के आते हैं, दोनों फ्यूज होकर के फिर से 46 बन जाते हैं। गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। फर्क क्या है, गैमीट्स फ्यूज करते हैं और आपके स्पोर जर्मिनेट करते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देती हूं, गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं, बट गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट बनाते हैं। स्पोर कभी फ्यूज नहीं होता। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि गैमीट ये कैसे बनाता है। सो गैमीट देखिए बेटा, 3 चीजें यहाँ पे आती है, आइसोगैमी, अनीसोगैमी एंड ooगैमी। आइसोगैमी का मतलब है जब सेम गैमीट्स हो। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट का फ्यूजन भी होगा। तो अगर कोई आइसोगैमी दिखाता है, मतलब जो उसका मेल फीमेल गैमीट है वो एक ही जैसा है, बिल्कुल हूबहू एक जैसा, आप डिफरेंस नहीं करा पाओगे। अनीसो में डिफरेंट होता है। और ooगैमी की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट होता है ये लार्ज होता है, मेल गैमीट स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें की बात हुई। नाउ द फर्स्ट वी हैव टू स्टडी इज नाउ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 आते हैं, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। एंड नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डाई एटम्स। अब डाई एटम्स देखेंगे बेटा तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मतलब होते तो यूनिसेलुलर ही है, लेकिन ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। कॉलोनीज मतलब एक सारे डाई एटम ऐसा बहुत इकट्ठा रह सकते हैं। यूकैरियोटिक है, एक्वेटिक होते हैं, कोई फ्लैजला इनमें नहीं होता। सो दीज आर नॉन मोटाइल। ये मूव तो नहीं कर पाएगा खुद से, क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लैजला नहीं होता। सेल वॉल इनकी बड़ी अजीब किस्म की होती है, उसको फ्रस्ट्यूल कहते हैं। नाउ ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये ऐसी लगती है जैसे कोई जूते का डब्बा हो, शू बॉक्स या सोप बॉक्स। मैं इसको कहती हूँ डिब्बे पे डिब्बा। आपने डिब्बे पे डिब्बा देखा है? मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। एक डिब्बा, उसके ऊपर दूसरा डिब्बा। तो बेटा कैसा होता है जूते का डब्बा? एक ऐसा छोटा, उसके बाद ऐसा बड़ा। इसी तरीके की इनकी सेल वॉल होती है, जहाँ पे एक जो ऊपर वाला है इसको बोला एपीथीका। एपी मतलब ऊपर, जो नीचे वाला है दिस इज हाइपोथीका। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। नाउ लिसन टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसकी जो सेल वॉल होती है
उसमें सिलिका की डिपोजिशन होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलिका की डिपोजिशन। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ये कैसे काम आता है, ठीक है। चलो भाई, अब मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ गए यहाँ पे, आई लव फॉरेंसिक साइंस। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए कि तुमने किसी का खून कर दिया है ना, और तुमने किसी का खून कर दिया और बेटा तुमने क्या किया, उसको पानी में फेंक दिया, उसको पानी में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि ये डूब करके मरा है, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, उसको पानी में से निकाला जाएगा। अब जब उसको पानी में से निकाला जाएगा तो कैसे पता लगेगा कि ये डूब करके मरा है या नहीं मरा है, पहले से ही मर गया था। तो बेटा ये जो, या इवन अगर उस बंदे का कंकाल बन चुका होगा, अगर उसकी बिल्कुल हड्डियां बन चुकी होंगी बेटा, तो ये जो सिलिका होता है, दिस इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिलिका कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जैसे तुमने किसी को मार करके पानी में फेंक दिया कि लोगों को लाश मिलेगी तो लगेगा कि अरे ये तो पानी में डूब करके मरा है, और तुम बच गए बहुत सालों तक, क्योंकि न जाने कब तक उसकी, कब से कब तक उसकी जो बॉडी ही नहीं मिली, अभी उसका कंकाल मिला है। तो कैसे पता लगेगा कि उसके कंकाल में से, उसकी हड्डियों में बेटा आपको डाई आइटम्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ध्यान से सुनो, या नहीं मिलेंगे। अगर इसकी बॉडी में डाई आइटम्स नहीं मिले, इसके हड्डियों में तक नहीं मिले, या मान लो हड्डियां नहीं बनी हो, प्रॉपर लाश हो, इसके लंग्स में नहीं मिले, तो सिंपल सा असूल है कि तुमने उसको पहले ही मार दिया था। तो जब वो पानी में गया तो वो सांस नहीं ले पाता, और जब वो सांस नहीं ले पाता तो उसके लंग्स में पानी नहीं जाता, और वो पानी पूरी बॉडी में नहीं जाता। अब हर जगह का जो पानी होता है वो डाइटम्स वहाँ पे अलग अलग पाए जाते हैं, और ये डाइटम्स की खासियत है कि इनकी लाइफ साइकिल से आप पता लगा सकते हो, अलग अलग जगह से आप पता लगा सकते हो ये पानी कहाँ का है, क्योंकि हर पानी में तुमको अलग अलग डाइटम दिखेंगे, खूबसूरत ऐसे जेमस्टोन्स की तरह। तो तुम्हें उसकी हड्डी में नहीं मिले, इसका मतलब वो डूब करके मरा ही नहीं था, बटा कर। तुमने उसको डुबा करके मारा है तो ज़रूर उसकी लाश में से उसकी लंग्स में भी मिलेगा, और अगर उसका कंकाल मिला है तो उसकी हड्डियों से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये सालों साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक और चीज़ बताती हूँ, खास बात, अगर तुमने इसको कहीं अपने घर के बाहर डुबा करके मार दिया और तुमने अक्ल लगाई कि इसको मैं कहीं और जा करके फेंकूंगा, ताकि सबको ये ना लगे कि मैंने ही इसको अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल में, अब स्विमिंग पूल में तो नहीं होते डाइटम्स, बट लेट्स सपोज कहीं और जा करके तुमने डुबाया और तुमने कहीं और डाल दिया, तो बेटा ये पता लगाया जा सकता है कैसे, क्योंकि तुमने मारा तो उसको कहीं और फेंका उसको कहीं और। तो जिसमें तुमने फेंका उसका पानी तो उसने अंदर एनगल्फ किया ही नहीं होगा, और जब पानी उसके अंदर नहीं गया होगा तो उस पानी के डाइटम्स नहीं गए होंगे। वहाँ पे कौन से पानी के डाइटम्स मिलेंगे, उस पानी के जिस पे तुमने उसको मार करके, डुबा करके मारा है, उसका सैंपल कलेक्ट कर दो, उसके लंग्स के वाटर का सैंपल कलेक्ट कर दो, इट विल मैच। तो आप यहाँ से बहुत कुछ पता लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि डाई आइटम्स का जो सिलिका होता है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अगर डाइटम्स मरते हैं, उसका सिलिका रह जाता है, तो आप पता लगा सकते हो कैसे मरा, और अगर डाइटम्स उसके में सैंपल मिला है तो आप डिफरेंस पता लगा सकते हो दो जगह के डाइटम्स में। सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली यूकैरियोट है, न्यूक्लियस होगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके हायर प्लांट्स की तरह होता है। अब हायर प्लांट के पास क्लोरोफिल बी होता है वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे आपके पास क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स, रिजर्व फूड, इसके पास ल्यूकोसिन, वॉलेटिन ग्लोब्यूल्स, ये सारे मिलते हैं। अब ये वॉलेटिन ग्लोब्यूल्स क्या है, इसमें फॉस्फेट होता है। क्लाइसोलैमरिन इज द क्राइसोफाइट का स्टार्च। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से, बाइनरी फिजन से करेंगे, और सेक्सुअल लाइफ साइकिल बेटा डिप्लॉन्टिक होती है। ऊगैमी, अनीसोगैमी, अनीस और आइसोगैमी तीनों दिखाता है। तो आप सुनो, ऊगैमी मतलब ऐसे भी कुछ कुछ गैमीट्स बनाते होंगे जो दोनों अलग है, अनीसो भी अलग, ऊगैमी में फीमेल गैमीट लार्ज, और ऐसे भी कुछ कुछ डाइटम्स गैमीट्स बनाते हैं जो दोनों सेम होते हैं।
नाउ इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, ये चीज मैं अब आपको इधर बता रही हूं। तो ये जो डाइटम्स होते हैं बेटा, ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड को हम 2n से लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि इनके क्रोमोसोम पेयर में होता है। तो यानी इनका जो भी क्रोमोसोम होगा वो इस तरीके से बेटा ऐसा पेयर में होगा। अब कितने होंगे ना जाने, पर पेयर में। जैसे हमारे पास 23 पेयर है, इनके पास भी पेयर में होते हैं। नाउ जब भी कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उनकी बॉडी के अंदर जब गैमीट बनेगा तो मियोसिस से ही बनेगा। देखिए क्यों गैमीट बना। अब गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्यों हैप्लॉइड होता है? क्योंकि जब ये गैमीट बेटा आपस में फ्यूज करेंगे मेल फीमेल गैमीट तो जाइगोट बनेंगे। तो जाइगोट के फ्यूजन से फिर से डिप्लॉयड हो जाएगा। सो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो हमें डिप्लॉयड जाइगोट भी तो बनाना पड़ेगा, और ये उसके बाद डायटम्स में मैच्योर में ग्रो हो जाता है। अब ये गैमीट मियोसिस से क्यों बना बेटा? दो तरीके की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस, जो हम कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जैसे चोट लग गई, यहाँ पे कोई सेल आया, सेल डिवाइड हुआ, तो दैट इज सिंपल माइटोसिस। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे क्रोमोसोम को आधा करना है, जैसे अपने पास 46 से हमें 23 क्रोमोसोम करना है, तो अपने आधा किया तो मियोसिस करेंगे। तो मियोसिस केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स बनते समय होती है, या टेट्राप्लॉइड में भी हो सकती है जिसके क्रोमोसोम 4 हो 6 हो, इस तरीके से। बट डिपेंडिंग कि ये इवन नंबर ऑफ इसमें होती है, ये वाला नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस तरीके की साइकिल ये दिखाता है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए बेटा ये बहुत ही मजेदार है। इन्हें पर्ल ऑफ द ओशंस कहा जाता है। इन्हें पर्ल ऑफ ओशंस कहा जाता है। क्यों? देखिए बहुत सारे कारण की वजह से। पहला, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो बेटा ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, तो यानी कि पानी में ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, बेटा ये फाइटोप्लैंक्टन है तो खाना भी बना रहे हैं, जू प्लैंक्टन है दूसरे का खाना भी बन रहे हैं, तो एक तरीके से ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। टू अदर, इसलिए इनको पर्ल ऑफ ओशंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें बना रहा है। बेटा ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं कुछ कुछ। दे आर नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में नहीं पाए जाते, तो यहां से मेरे को पता लगता है यहाँ डायटम्स नहीं है, इट मस्ट बी पॉल्यूटेड। ऑयल्स इनकी बॉडी में से निकलता, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स और डायटमेशियस अर्थ, इसको हम डायटमाइट भी कहते हैं। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो जो सिलिका की डिपॉजिट्स हैं उनके सेल वॉल में, उसको बेटा हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और ये बहुत ही ग्रिटी होता है, दानेदार होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़फुल होता है। जैसे कि स्क्रबर्स बनाने में यूज़ होता है, साउंड प्रूफ चीज़ें बनाने में यूज़फुल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इसके यूसेस होते हैं। ये क्लीनिंग एजेंट्स में भी यूज़ होता है, पॉलिशिंग एजेंट्स में भी यूज़ होता है। एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए। सो विद दिस हमारा डायटम्स खत्म हुआ। दूसरा क्राइसोफाइट्स में बढ़ते हैं, दैट इज द डेस्मिड्स। अब डेस्मिड्स बड़े ही सिंपल हैं, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ना। सिंपल बेटा इतना जान लो, इसको हम, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कलर ही ऐसा होता है। तो ये डायटम्स की जगह बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल नहीं होते, ये इस तरीके के होते हैं, गोल्डन ग्रीन जैसा इनका कलर होता है। इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। अब एल्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खाना बना पाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूनिसेलुलर है बेटा फ्रेश वाटर में, यानी कि इंडिकेटर ऑफ क्लीन वाटर है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, ध्यान से देखो। इनकी बॉडी आपको दिख रही है, ये 2 हाफ में बटी है। सो इनकी बॉडी 2 हाफ
जुड़े होते हैं, ऐसी इनकी बॉडी होती है। और उसके आसपास अगर आप देख रहे हैं बेटा, ये म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, स्लाइमी से सब्सटेंस की कोटिंग होती है जो इसको ग्लाइड करने में मदद करती है, फिसलने में। बचपन में तुमने वो खेला है, मैंने तो खेला है, पिटाई भी हुई है, कि हम लोग क्या करते थे, जैसे हम पूरा फर्श में ऐसा वो फैला करके, पाउडर फैला करके, और उसके बाद फिसलते थे। किया है तुमने? फर्श में ऐसा खूब सारा ऐसा पाउडर डाल दिया, और उसके बाद बन गया भाई अपने आइस स्केटिंग, और वहाँ पे फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या क्या नहीं करते थे। अब आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, फ़ोनों में और गेमों में लगे रहते हैं। भाई ऐसा गेम भी खेलो, हम लोग ने तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो बड़े मज़े आते थे भाई गिरने में, जो लगती थी, और फिर जो टूटा तो जो पड़ती थी मम्मी से। सो द पॉइंट इज, ये क्या करता है हमें, हम स्लिप होते हैं, मज़े आते थे। सिमिलरली बेटा इसके बाद जो ये म्यूसिलेज की कवर है, ये इसको ग्लाइड करने में मदद करती है। ठीक है, चलो ना, बॉडी में 2 डिस्टिंक्ट हाफ है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, म्यूसिलेज की शीट। चलिए ना, द नेक्स्ट जो हमको यहाँ पे पढ़ना है दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं बेटा, नाम से पता लग रहा है 2 फ्लैजिला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इनके ये जो फ्लैजिला होते हैं, दे हैव 2 फ्लैजिला हेट्रोकॉन्ट, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं बेटा, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। लट्टू चलाया कभी बचपन में? लट्टू मैंने तो लट्टू भी चलाया, तुमने? अब वही वाली बात है, मैं तो देखती रही हूँ आजकल लट्टू मिलते हुए। क्या करते थे लट्टू में, ऐसा ऊपर से एक दूसरा होता था, 2 जगह कील ठोकते थे, है ना, और कील अगर किसी ने टेढ़ी ठोक दी तो भाई पूरा लट्टू बर्बाद। कील ठोक करके उसके बाद उसमें से रस्सी फंसा करके, ऐसे से रस्सी फिर ऐसे छोड़ कर दे, बड़े मज़े आते थे। अच्छा, कुछ लड़के लोग क्या करते थे, हाथ में लट्टू चलाते थे, ऐसे हाथ में लट्टू चला करके सबको दिखाते थे। द पॉइंट इज, ये वो जैसे मूव करता है, आपने ऐसा फेंका, उसके बाद वो ऐसा मूव करने लग गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, हम बायो की बात करेंगे बेटा। इनका जो फ्लैजिला होता है 90 डिग्री पे होते हैं, तो 2 फ्लैजिला, एक ऐसा 90 डिग्री पे, और ये इसको ऐसा लट्टू जैसा घुमाता है, लट्टू जैसे ये घूमते हैं। सो देखिए बेटा, ये यहाँ पे इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। तो एक तो ये ऐसे ट्रांसवर्स होता है, और एक ये ऐसा लंबा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलिए, जो उसको वर्लिंग विप्स जैसे हंटर की तरह दिखते हैं और इसको मूवमेंट देते हैं ना। वैक्यूल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, ये स्टोर करता होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता। फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल ए और सी, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स। इस ज़ैंथोफिल्स की वजह से ही वो येलोविश कलर आता है। रिजर्व फूड कार्बोहाइड्रेट, जो भी खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑयल की फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी सेल वॉल है, तो यहाँ पे देखेंगे इनके पास, इनकी सेल वॉल को लॉरिका कहते हैं, और इसमें सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है ना, लोग क्या ठियर। अगर आप इसको देखोगे तो ये देख रहे हैं, इसमें ऐसे टाइल है, जैसे टाइलों से जोड़ रखा है इसको। सो दीज आर दी सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ऐसी इनकी सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई। सेल्यूलोज क्या है? बहुत सारा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, उसकी क्रॉस लिंकिंग अलग होती है। ये ट्रांसवर्स, ये लंबा वाला, अच्छा इसमें गड्ढा होता है, तो ये लंबे वाले गड्ढे को, इस ग्रूव को हम सल्कस कहते हैं, और इस ट्रांसवर्स ग्रुप को हम सिंजुलम कहते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी यूनिसेलुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मरीन है ज़्यादातर। ठीक है, चलो ना, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कोई गैमीट वगैरह नहीं बनाएंगे, सिंपल फिजन करके डिवाइड हो जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा इनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब डायटम्स जो थे वो डिप्लॉइड थे, तभी इनको अलग कर दिया, ये हैप्लॉइड है बेटा। फोटोसिंथेसिस ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये हैप्लॉइड है, तो यानी कि इनका क्रोमोसोम नंबर सिंगल है, इनके क्रोमोसोम ऐसे हैं, पेयर में नहीं है। अब अगर ये कोई हैप्लॉइड गैमीट है तो दीज आर हैप्लॉइड बेटा। अब यहाँ पे देखो आपका गैमीट कैसे बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये कर रहे हैं, और गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं। तो भाई हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट्स कैसे बनाएं? आधा कैसे कर सकते हैं क्रोमोसोम को? आधा तो नहीं कर सकते,
भाई डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मियोसिस से बना सकते हैं, लेकिन हैप्लॉइड से हैप्लॉइड तो मियोसिस से नहीं बना सकते। सो कभी भी बेटा ऐसी कंडीशन में माइटोसिस होती है। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। फिर इन गैमीट्स हमेशा फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट तो डिप्लॉइड हो गया ना बेटा, इसके क्रोमोसोम तो ऐसे पेयर में हो गए, क्यों? क्योंकि 2 गैमीट का फ्यूजन हुआ है, तो यहाँ पे तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, लेकिन इसको बनना कैसा है? ऐसा बनना है। तो जाइगोट में फिर मियोसिस होती है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, लेट्स से स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड, और ये बेटा फिर आपके इस बॉडी में जर्मिनेट डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। सो यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होती है, इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नॉक्टिलिका शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इनमें से एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है जो हमने पहली वाली पढ़ी थी। इट शोज बायोल्यूमिनेसेंस बेटा। बायोल्यूमिनेसेंस बड़ी कमाल की चीज़ है। जैसे अंधेरा हो गया मान लो, तो आपने देखा होगा कोई कोई ऐसे समुद्र होते हैं, अगर देखा नहीं है मूवीज़ वगैरह में या गूगल में देखा होगा, अक्सर सुनते होंगे, जो चमकते हैं, ग्लो करते हैं। तो वाई? बिकॉज बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके पास ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो ग्लो करता है, तो वो खुद से लाइट को एमिट करते हैं। सो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं? दे एमिट लाइट, तो ये सब चमका मारते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, जैसे तुम्हारे जुगनू करते हैं। ठीक है, चलो ना ये देखिए, दिस इज द बायोल्यूमिनेसेंस। कितना खूबसूरत ये लगेगा। मान लो तुम गए हो भाई ऐसे समुद्र में, गए हो अपनी किसी खास दोस्त के साथ, और वहाँ पे बातें कर रहे हो प्यारी प्यारी, और ऐसा समुद्र, और वहाँ पे इस तरीके का चमकीला चमकापन, तो मैं तुम्हारी तो जिंदगी चमक जाएगी बेटा उसको देख के। ऐसी चमकमाहट तुमको वहाँ पर देखने को मिलेगी, पूरा ऐसा ब्लू कलर की बायोल्यूमिनेसेंस तुम्हें दिख रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नॉक्टिलिका। गैन्युलेक्स ये बेटा पॉइजन रिलीज करता है। अब यहाँ पे देखेंगे दिस गैन्युलेक्स, ये आपकी पॉइजन रिलीज करता है। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रैन्युलेक्स बेटा रेड टाइड कॉज करता है। नाउ लिसन टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक आपने पढ़ा था आपके रेड सी में, ट्राइकोडेस्मियम साइनोबैक्टीरिया में, दैट वाज रेड सी का कलर लाल। यहाँ पे रेड टाइड्स कॉज करता है, तो कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, पानी की बहाव आता है तो ऐसे रेड कलर की टाइड्स दिखती है। ठीक है, चलिए ना द नेक्स्ट वी हैव टू डू इज यूग्लिनॉइड्स। अब ये यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? ये भी यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। सो ये बच्चे यूनिसेलुलर हैं, फ्रेश और स्टैग्नेंट, रुके हुए पानी में आता है। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, तो इनकी वॉल इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसको पेलिकल कहते हैं। ये फ्लैजिला होता है, इनके पास भी हेट्रोकॉन, एक बड़ा सा एक छोटा फ्लैजिला, तो वन लार्ज एंड वन स्मॉल। और ये मेस्टिगोनीम्स, ये क्या है? ये जो लार्ज फ्लैजिला है, इसमें ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको मेस्टिगोनीम्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रेक्ट्यूल इसकी खासियत है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही करता है, ऑटोट्रॉफ्स भी है, बट फोटोसिंथेसिस और ये हेट्रोट्रॉफ्स भी होता है, तो ये फैगोसाइटोसिस कर सकता है बेटा। तो जैसे अमीबा खा लेता है ना, तो ये भी खाना खाता है, ये भी ऐसा खाना खा करके फैगोसाइटोसिस कर सकता है। ठीक है, चलिए पैरामाइलॉन इसके स्टार्च को कहते हैं ना बेटा। इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट होंगे ना, ऑब्वियसली दे विल हैव द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दीज आर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड होता है ना। ये पायरिनॉइड बेटा क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता, केवल एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, चलिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन दिखाता है।
मतलब बड़ा स्टाइलिश है भाई, ये ऐसे ही डिवाइड होता है लंबा, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज द स्लाइम होल्स, और ये ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही फैलता रह रहा है। सो ये क्या कर रहा है, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट इट इज डूइंग। ऐसे पुराने सूखे पत्ते पड़े हैं तो डेड और डीकेइंग हो गया, उसके ऊपर देखो ये कैसे फैल रहा है बेटा, स्प्रेड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये खाने को खा रहा है, एनर्जी पा रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इट इज स्प्रेडिंग 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 एंड इट इज हैविंग इट्स फूड। सो दीज आर स्लाइम मोल्ड्स, इसलिए इनको प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो आते हैं, बट ये आपके उनकी तरह सैप्रोफाइट्स होते हैं। ना, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता बच्चे। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, सूडोपोडिया, किस तरीके से होगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऐसे फैले हुए से। अब इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। नाउ दिस प्लाज्मोडियम इज नॉट दैट प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। दिस इस टाइप को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस तरीके से ये होता है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा ऐसा फैला हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सो मैनी न्यूक्लियस। अब मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग किस हद तक सोच सकते हो। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैम अगर ये आपका मल्टी न्यूक्लियस है तो ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा। बेटा ये डिप्लॉइड होते हैं। अब आप बोलेंगे डिप्लॉइड कैसे, क्रोमोसोम इनका पेयर में ही है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं तो वो पेयर में ही है। न्यूक्लियस सारे आपस में फ्यूज थोड़ी करे हैं बेटा, अलग अलग पड़े न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं है, मेनी न्यूक्लियस कंडीशन है यहाँ पे, इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये पढ़ लो, ये याद करना चाहिए तुम्हें, सिनोसिटिक कंडीशन होती है। तो इस तरीके से ये जो ऐसा है, ये सब प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस होगा, और ये ऐसे ही ये सूडोपोडिया है, ये फॉल्स फीट इसके थ्रू मूव करते हैं, अनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऐसे डेड और चीज़ों को खा रहे हैं, तो ये इनको डेड एंड डीके से मिलता है। चलिए बेटा, अब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम वगैरह क्या। तो पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद समझो। अब ध्यान से देखो, जनरली ये ऐसे ही पढ़े। फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा, देखो उसके पास खाना है ना, इसको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी इसके पास होगी, वो मॉइस्चर होगा, सब कुछ है, तो खाना इसके पास है, ये ऐसा फैलता रहेगा। तो फेवरेबल कंडीशंस यानी जब इसके पास सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं बच्चे, तब ये कैसा होगा। मान लो कोई ऐसा है प्लाज्मोडियम, मतलब कोई स्लाइम मोल्ड, तो ये अपने आप को ऐसा बना लेता है, तो ये अपने आप को ऐसा बना लेता है। दिस इज द प्लाज्मोडियम स्टेज। फेवरेबल कंडीशंस में ये ऐसा होता है कि इसके पास ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, फैला फैला होता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस, या तो इसको खाना नहीं मिल रहा है, अब अगर खाना मिल रहा है तभी तो ये बेटा ऐसा ऐसा ग्रो करता जाएगा, फैलता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे खाना है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे फैलेगा, कैसे अपने आप को बढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो उस टाइम पे ये प्लाज्मोडियम अलग चीज में चेंज होने लगता है। ये प्लाज्मोडियम बेटा ऐसा थ्रेड लाइक बनने लगता है, ऐसा थ्रेड लाइक बनने लगता है, और उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इनको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अभी हम आगे फंजाई में भी पढ़ेंगे, इन्हें हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। बेटा ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं उसके अंदर ये क्या है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्पोरेंजियम। और जब ये फटेगा, मान लो इसी को ब्रेक कर देते हैं,
तो इसमें से ऐसे स्पोर्स निकल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक जब इसके पास खाना था तो ये अपने आप को फैला रहा था, लेकिन जब बेटा इसके पास ये खाना पीना नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये ऐसे धागे धागे जैसा हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इन डायग्राम को तो देखो बेटा कैसे ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है अपने ऊपर। इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, इट इज अ बॉडी। अब इसने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। एक्चुअली इस फ्रूटिंग बॉडी क्यों बोला, क्योंकि यहीं से नया जन्म होएगा भाई। जैसे फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड से ग्रो होता है, तो बेटा इसको फ्रूटिंग बॉडी कह दिया। इसके अंदर कुछ ऐसा बनेगा जिससे नया स्लाइम मोल्ड आ पाएगा। अब ऐसे तो नहीं फैल सकता, खाना तो है नहीं, तो ये स्पोर्स बना लेता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं बच्चे। तो ये स्पोर्स क्या होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। तो इसके अंदर ये ऐसा आपका स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स है। तो ये स्पोर्स जब आपके रिलीज होंगे तो ये बेटा अब कैसे बनाएंगे, जर्मिनेट तो कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, बनाना तो उसको डिप्लॉइड है। तो ये स्पोर दो तरीके के सेल्स बनाता है जब कंडीशंस नॉर्मल होती है। एक आपके अमीबॉइड सेल्स, मतलब ये स्पोर है, याद रहे, इट इज अ स्पोर, इट इज अ हैप्लॉइड। ये बड़ा होकर के इसमें नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉइड है। इसको वापस अपने जैसा बना जैसे हकीकत में होता है। तो ये दो तरीके के सेल्स बनाता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड अमीबॉइड सेल्स। ये सेल्स बेटा आपस में फ्यूज करेंगे। तो ये देखो दोनों हैप्लॉइड सेल हैं, और उसके बाद अब ये डिप्लॉइड हो गया, अब ये फिर ऐसा बन जाएगा। सो इस तरीके से इसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से। ऐसा फीडिंग प्लाज्मोडियम फैल रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस आई, ऐसा फ्रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर बेटा मियोसिस हो रही है, स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होकर के ऐसे ऐसे सेल्स आपस में एक जैसे भी बन सकते हैं। फिर ये फ्यूज करता है, सिनगैमी का मतलब फ्यूजन होता है बच्चे, जाइगोट बना और ये ऐसा माइटोसिस हो, उसमें डिवीजन हुई और ये ऐसा बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एंड विद दिस हमारा यहाँ पे स्लाइम मोल्ड भी खत्म होता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्लाइम मोल्ड है बेटा, ये एक तरीके से सभी की तरह लगता है। क्यों, देखो प्लांट की तरह इसमें क्या खासियत है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो स्पोर होता है इसमें प्लांट जैसा सेल वॉल होता है। इसके स्पोर में प्लांट लाइक सेल वॉल होती है। एनिमल की तरह कैसा है ये, एनिमल सेल की तरह कि इसके मैच्योर फॉर्म में कोई सेल वॉल नहीं होती। और ये फंजाई की तरह कैसे है बेटा, कि आपका स्पोर्स बनाता है, स्पोरेंजियम बनाता है, सैप्रोफाइट है, ये ऐसा तीनों की तरह इसके पास क्वालिटीज है। चलिए, now the last topic of today's class is protozoans. प्रोटोजोन्स बेटा प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। अब ये फर्दर डिवाइडेड है डिपेंडिंग अपॉन ये चल पाते हैं, नहीं चल पाते तो कैसे चलते हैं। सो प्रोटोजोन्स आर नथिंग बट अगेन यूनिसेलुलर, लेकिन इसको हम एनिमल जैसे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते बेटा, ये हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं। कैसे, ये पैरासाइट की तरह रह सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, किसी के ऊपर या किसी के अंदर, प्रेडेटर, ये किसी को खा जाते हैं ना। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे मूव दे हैव डिफरेंट नेम। जैसे कि ये आपका दिस इज पैरामीशियम, तो पैरामीशियम किसके अंडर आता है, दीज आर सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलियां होती हैं। दीज आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में ऐसा लॉन्ग फ्लैजिला होता है। दिस इज अमीबा, ये अमीबा है बेटा, एंड दीज आर अमीबॉइड प्रोटोजोन।
जिनके पास सूडोपोडिया होता है, और ये स्पोरोजोअन्स होते हैं जिनके पास नो मोटाइल स्ट्रक्चर। अब इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आगे हम पढ़ेंगे जब डिजीजेस 11th 12th में आपके ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी, बट जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आगे जा करके आपको नया नया कुछ ना लगे। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो ये कैसे हैं बेटा? इनके पास आपके फूड वैक्यूल होता है, सूडोपोडिया है, इनके पास भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ये हम देख चुके हैं, ये बाइनरी फिजन करते हैं बेटा, फेवरेबल कंडीशंस में ये एक सेल में 2 में डिवाइड हो जाएंगे, और बच्चे अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल अमीबा को जन्म देंगे। ठीक है, चलिए अब 2 एग्जाम्पल बताती हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये बेटा हमारी बॉडी में एक पैरासाइट के अंदर भी, तो कुछ तो ऐसे ही है, ये होलोजोइक है, होलोजोइक, कुछ पैरासाइट की तरह भी होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एक पैरासाइट की तरह रहता है, एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर ये डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज को कहते हैं अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री। तो डायसेंट्री में क्या होता है बच्चे? भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, अब ये अमीबा की वजह से होगा तो अमीबिक डायसेंट्री। चलिए नेक्स्ट फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, दिस इज ट्रिपैनोसोमा। तो देखिए बेटा ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक होता है लीशमेनिया, तो हम सभी ने छोटी क्लास में लीशमेनिया के बारे में पढ़ा है। लीशमेनिया क्या कॉज करता है? काला आजार, यू मस्ट बी नोइंग इट। काला आजार को डम डम फीवर भी कहते हैं बच्चों, और ये वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है किसी वेक्टर के सहारे, एक फ्लाई की सहारे, उसका नाम है सैंड फ्लाई, और इसका साइंटिफिक नेम है फ्लीबोटोमस। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है, इस डिजीज को काला आजार, लीशमेनियासिस कुछ भी कह लो, और ये लीशमेनिया की कौन सी स्पीशीज है? लीशमेनिया डोनोवानी। अच्छा, ट्रिपैनोसोमा भी इसी के अंदर आता है, जिसका ये डायग्राम है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, एक ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस। ये जो डिजीजेस फैलाते हैं इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या बीमारी फैलाते हैं बेटा? इसको स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में नुकसान पहुंचाते हैं, बंदा कोमा में भी जा सकता है। ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पिस। एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे ये दोबारा से ना। नेक्स्ट बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन, जैसे कि पैरामीशियम जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर में रहते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। तो यहाँ से ऐसा खाना खा रहे हैं, इस ग्रूव को बोलते हैं गलेट, जहां से ऐसे अंदर खाना गया इसको बोलते हैं गलेट। नाउ द लास्ट इज स्पोरोजोआन, जिसके अंदर ये ज्यादातर सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी बेटा इनसाइड होस्ट बॉडी, याद रहे लिविंग बॉडी। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज, जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिये। ये सारे के सारे कॉज करते हैं मलेरिया बच्चों, ये मलेरिया कॉज करते हैं। और इसका वेक्टर आप सभी ने छोटी क्लास से पढ़ा होता है,
फीमेल एनोफिलस मॉस्को, देखिए ज़्यादातर फीमेल ही वेक्टर होती हैं। पिछली डिजीज़ के भी सारे इंसेक्ट्स जो फ्लाइज थी, मॉस्किटोज थे, वो फीमेल ही थी ना। ये मलेरिया कैसे कॉज करते हैं? तो मलेरिया इज़ अ डिजीज़ जिसमें बार बार बुखार आता है। तो देखिए बेटा, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, दिस इज़ दी आरबीसी सेल्स, और ये आरबीसी सेल्स में मल्टीपल फिजन कर रहे हैं। तो ये एक सेल से बहुत सारे सेल डिवाइड होते हैं, और जब ये आरबीसीज बर्स्ट होता है तब फीवर की साइकिल्स आती हैं। यही मलेरिया होता है, जिसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया कॉज करता है, मलिग्नेंट मलेरिया। इसमें डेली बुखार आता है बेटा, ठीक है। सो विद दिस थिंग हमारा यहाँ पे प्रोटिस्टा भी फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो प्लीज़ जुड़िए क्लास के साथ, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। कुछ बच्चे पूछते थे मैम पिछला लेक्चर कहाँ है वगैरह वगैरह। बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल पे सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो बाय बाय एंड थैंक यू।